वेलकम टू एपिसोड नंबर 1 ऑफ रियल हीरोज। आज मेरे साथ है अजय। अजय को मैं 15 साल से जानता हूँ। अजय से मैं पहली बार मिला था आईआईटी बॉम्बे में और वो मेरा रूममेट था। हमने 3 साल एक छोटे से कमरे में साथ बिताए हैं और आज वो मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से है। अजय की जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। अजय आता है हनुमानगढ़ से, जो कि राजस्थान में एक बहुत ही छोटा टाउन है। आपने शायद सुना भी नहीं होगा उसके बारे में। और अजय आता है एक ऐसी फैमिली से जिसकी टोटल फैमिली इनकम पर मंथ शायद 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं थी। कभी कभी फैमिली सिर्फ रोटी और प्याज खा के सो जाती थी। ऐसे बैकग्राउंड से अजय ने खुद के पावों पे खड़े होने की ठानी। आज वो एक इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम को लीड करता है, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीता है और अपने पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। आप जब इस स्टोरी को सुनेंगे, आई एम 100% कॉन्फिडेंट that you will walk away with lots of inspiration and motivation. So let's talk to Ajay. So welcome Ajay. Welcome to this talk. Tell us a little bit that what do you do right now? Where do you stay? I'm currently staying in Bangalore, working in one of the unicorn. So Ajay, can you take us to your childhood? Where did you grow up? कौन से शहर से हो, कौन से गांव से हो, फैमिली में कौन कौन थे, किस तरह का घर था? As much as you can share कि if when you look back at your childhood, तो what do you remember? I was born and brought up in Hanumangarh, Rajasthan. It's a very small town. It's near Bathinda. तो जॉइंट फैमिली थी? Kind of joint family. दादाजी दादी और चाचा बुआ वो सब साथ रहते थे. टोटल लाइक 11 मेंबर्स वी यूज्ड टू स्टे इन अ वेरी स्मॉल हाउस. एक ही रूम था बड़ा और एक हॉल था और ओपन मतलब बाहर किचन उसी में बना के खाना खाते थे. चूल्हा होता था उस समय, फेपड़ी बोलते थे उसको, वो यूज़ करती थी. मतलब गाय के गोबर से बनता है वो, लकड़ी यूज़ करते थे. तो दैट वाज़ वो जो वैसा मिट्टी का वो जो एक हाँ, चूल्हा टाइप बना देते हैं, मिट्टी का चूल्हा. उसमें खाना बनता था घर का। उसी में ही खाना बनता था और क्योंकि गैस-वैस आए थे बहुत टाइम बाद, आफ्टर लाइक जब मैं 10, 11, 12 साल का हो गया था, तब मुझे याद है कि हमारे सिलेंडर आया था पहली बार. तो चूल्हे का एक वो प्रॉब्लम होता है कि आपको कंटिन्यूअसली उसमें फ्यूल देना पड़ता है और अगर वो चला जाए तो फूंकनी यूज़ करके यू हैव टू लाइक अगेन इग्नाइट हुँ, द फायर. हुँ। तो वो मैंने भी किया है, मुझे याद है अच्छे से और उसके कारण धुआँ आता था, काला आँखें जलती थी और वो भी मुझे याद है अच्छे से. तो दैट वाज़ फैमिली सेटअप. 11 लोग रह रहे हैं, मतलब मम्मी-पापा और मेरे 2 सिबलिंग. बिफोर आई वाज़ बोर्न उनका मोर ऑफ खेतों के अंदर जाके जो हेल्पर होते हैं, मतलब किसी ने एज़ अ लेबर रख लिया. ही वाज़ एजुकेटेड, मतलब उस टाइम पे 4-5 क्लास तक पढ़ाई की थी उन्होंने, तो ही न्यू हाउ टू रीड न्यूज़पेपर. तो वो एक अच्छी बात थी उनमें और उसी के लिए उनको थोड़ा पढ़ाई का इम्पोर्टेंस भी समझ में आता था. तो वो लेकिन हुँ, दूसरों के खेत में जाके हेल्प करते थे, उनकी हुँ. खुद की लैंड नहीं थी। उस समय नहीं थी, हाँ, बिफोर व्हेन ही स्टार्टेड, मतलब कुछ था नहीं और उससे पहले का किसी को पता नहीं, याद नहीं है क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था. खेतों में जाते थे तो उनको कितने पैसे मिलते होंगे? कुछ आइडिया है? बहुत ही मिनिमल कि मुझे इतना याद है, मतलब सेंस एसेंस ऑफ दैट कि रोटी आ जाती थी घर पे और कई बार दादी बताती है कि रोटी के अलावा प्याज के साथ ही वो मिर्ची लगा के खाते थे. क्योंकि इतना ही सब्ज़ी नहीं मिल आ पाती थी। हाँ, सब्ज़ी नहीं आ पाती, इट वाज़ एक्सपेंसिव थिंग फॉर देम. तो मिर्ची रोटी बोलते हैं उसको. प्याज भी कभी प्याज लगा तो मिर्ची रोटी खा ली लगा के. और रोटी रखने के लिए बर्तन नहीं होते थे, वो कपड़े में लपेट के जाती थी. वो याद आता है कि कई बार चींटियाँ-वींटियाँ लगी रहती थी. तो बच्चे जो बुआ ध्यान रखती थी, वो कहती थी वो चींटी लग गई और कुछ है ही नहीं, बचा नहीं, ऐसा करके. दैट आई रिमेंबर. दैट वाज़ द सिचुएशन दैट टाइम बिफोर आई वाज़ बोर्न. समझ तो फिर व्हाट डिड योर फादर डू? चलो ये आपके दादाजी की बात हुई, बट व्हाट डिड योर फादर डू एंड डू यू रिमेंबर? हाँ, तो लाइक आई सेड कि दादाजी थोड़ा उन्होंने 4-5 क्लास तक पढ़ाई की थी. पापा, चाचा इन सबको पढ़ने के लिए रोका नहीं, उनको पढ़ाई करने के लिए दिया. बट लाइक माय फादर वाज़ द एल्डेस्ट वन. तो अकेले दादाजी से इतने बच्चे सँभाले नहीं जाएँगे, मतलब इतनों का खाना-पीना. तो पापा ने जल्दी अपना पढ़ाई छोड़ दी थी. आफ्टर 12th ही गॉट एडमिटेड टू बीकॉम इन द लोकल. बट वो बीच में ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि घर की ज़्यादा लोग हैं, ज़िम्मेदारियाँ थी, हाँ, हाँ। ज़्यादा लोग हैं, सँभालना है.
छोड़ दिया उन्होंने बीच में। हमारा थोड़ा प्रोग्रेस हो गया, वी गॉट वन शॉप। अब हम खेतों से आ रहे थे तो वो उसी से सिमिलर ही काम आता, और कुछ आता नहीं था। तो पशु चारा बेचते थे, तूड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, फॉडर बेसिकली, विच गाय और भैंस खाते हैं, जो कि वीट के बाद बचता है। तो मेजरली दादाजी और पापा दोनों संभालते थे। उसमें 2 लोग कम से कम लगते हैं उस काम को करने के लिए। रीज़न बीइंग कि मॉर्निंग में 3-4 बजे आपको जाना होता है खेतों में, और वहाँ से इकट्ठा करना होता है उसको। गाड़ी थी हमारी कैमल वाला, एक ऊँट था ऊँट हमारे गाड़ी। पास। हाँ, ऊँट गाड़ी। So your father used to go in the field at 3 AM in the morning. हाँ। फिर उसको फिर देन वो एक ऊँट गाड़ी पे रखते हाँ, थे, वो दादाजी, वो पापा जो भी जाता है वो ट्रांसफ़र करता है। खुद उठा के रखते खुद थे उठा ऊँट गाड़ी पे उठा और के ऐसे फिर नहीं होता है वो। तो दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो ऐसे ही बस पड़ा रहता है। इट्स नॉट लाइक जो मूवीज़ में दिखाते हैं, वेस्टर्न मूवीज़ में, कि यार प्रॉपर ऐसे सॉर्टेड है, वैसा नहीं रहता है। वो एक बड़ा-सा टेम्परेरी अरेंजमेंट करते हैं, उसमें ठूस देते हैं सब, मतलब खेत के बीच में। और वो पापा के बड़ा-सा वो था, क्या कहते हैं, उठाने के लिए, उससे उठा-उठा के गाड़ी में डालते हैं, उसमें मिट्टी निकलती है, डस्ट निकलती है पूरे टाइम, क्योंकि वो हाँ, वहीं पे क्योंकि है। वो हाँ, हाँ, तो वो पूरा भरने में 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटा लगता है, आराम से लगता है। आई नेवर वेंट विद हिम इन द, कभी लेके नहीं गए मुझे खेतों में, वो जब डाल रहे थे, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब, हार्ड जॉब। तो वो खुद डालते थे, बट मुझे जब वो खेत में आते थे, मतलब वापस दुकान में ला देते थे, तो वापस उसको खाली करते थे। तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया वहाँ से यहाँ लाने का। ऊँट गाड़ी में रख के लाते थे खुद हाँ, दुकान तक। हाँ। और देन उसको खाली करो गाड़ी के अंदर, उस दुकान में। फिर उसके बाद पूरे दिन बैठ के उसको बेचो। और उस समय गाय रखना, इट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज ए वेल्थ, लाइक हुँ। कि हमारे पास गाय खुद की है, हम खुद का दूध निकालते हैं, रखते हैं, गाय घी वगैरह होता है। तो काफ़ी लोग खरीदते थे। तो व्हाट वाज़ लाइक द कंबाइंड फैमिली इनकम एट दैट टाइम? 200-300 रुपए उनके रोज़ाना के बचते होंगे। 200-300 हाँ, रुपए तो इन अ मतलब गुड सीज़न इन अ बेसिकली, गुड सीज़न। इन अ गुड तो सीज़न। 4 से 6,000 रुपए महीने की फैमिली इनकम हुई। हाँ, तो 4-5 हज़ार 6,000 रुपए की फैमिली इनकम में कितने लोग थे? 11 लोग थे तब तक। हाँ। डू यू कंसिडर इट लाइक अ कंफर्टेबल चाइल्डहुड? आई वाज़ गुड इन लॉजिकल रीज़निंग फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो मेरे, जैसे मैंने बताया कि दादाजी का थोड़ा फ़ोकस रहता था कि पढ़ा दो बच्चों को, हो सकता है कि जॉब वॉब लग जाए, अच्छा हो जाए और थोड़ा सिचुएशन इम्प्रूव होगा। फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड कि पढ़ने में अच्छा हूँ और रिवॉर्ड भी मिलता है। फ्रॉम देयर दैट जर्नी स्टार्टेड पढ़ने का। तो जो कंफर्ट के हिसाब से देखा जाए तो मतलब आई वाज़ नॉट फूडी और एनीथिंग, क्योंकि बाहर का खाना-वाना तो कभी खाया नहीं होगा हमने। जो खा रहे हैं वो घर पे बन रहा है, तो नेवर न्यू द टेस्ट आल्सो आउटसाइड क्या होता है। अच्छा खासा आप गेस्ट जा रहे हो, किसी के घर पे जाके एज़ अ गेस्ट जाते हो, तो आपको रोटी पे घी लगा, खीर वगैरह वो सब दे रहे हैं। तो हमारे लिए वो इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट। स्पेशल ओकेजन पे घी बनता हाँ, था। घी यूज़ घी करते थे। यूज़ हाँ, करते थे। हाँ। रेगुलर नहीं हो पाता था, हुँ, और ऐसा उसको हेल्दी मानते थे। तो बिल्कुल। वो मुझे याद है कि वो नहीं आ पाता, क्योंकि उसका रीज़न बताया गया था कि पैसा नहीं है हमारे पास। तो दैट टाइम आई रियलाइज़ कि हाँ, अच्छा ठीक है, हम नहीं है इतने तो फिर जब ये फैमिली बोलती थी कि हमारे घर में घी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, तो क्या फ़ील होता था फिर मतलब उससे? आई स्टार्टेड फीलिंग द डिफरेंस बेसिकली, कि डिफरेंस है, मतलब हम इतने अच्छे नहीं हैं इन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड है। टेस्ट होते थे छोटे-छोटे, हर वीक, 2 वीक में हो गए, नहीं तो महीने के आखिरी में हो गए, तो उसके लिए पढ़ लेते हैं। और मैं अच्छे से पढ़ लेता था। यूज्ड टू गेट द रिस्पेक्ट फ्रॉम द क्लास आल्सो, यार ये अच्छा पढ़ रहा है। दैट आई रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ, मुझे वो याद है कि मुझे वो अच्छा लगता था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, बच्चे भी काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, टीचर भी पढ़ाई करने रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। क्लास हाँ, में अच्छा इमेज बन जाती है, हाँ, रिस्पेक्ट मिलता है टीचर से भी और अपने हाँ। फ्रेंड से भी। हाँ, और इट वाज़ नॉट वेरी इतना कि हार्ड भी नहीं और था। डिफिकल्ट भी नहीं था खुद के लिए बिकॉज़ यू आर गुड एट इट। हाँ, मुझे मज़ा आता था वो करके, हुँ, तो वो करता था। और ये और तब तक क्या है कि यू डोंट अंडरस्टैंड द रियलिटीज़ कि अच्छा तुम क्या डिफ़रेंस है, तुम ऊपर हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली और एनीथिंग, कि ऊपर-नीचे वो नहीं समझ में आता है, तो करते जाते हो बिना किसी बाहरी इन्फ्लुएंस के। करेक्ट, तो यू जस्ट करेक्ट, कंटिन्यू करेक्ट। डूइंग दैट, हाँ, कि हुँ, अच्छा है, चलता रहेगा, चलता रहेगा। देन ड्यूरिंग द आई रिमेंबर आफ्टर आई फिनिश्ड माय 7th क्लास, अच्छा स्कोर आया था। कितना स्कोर आया था? मतलब मेरा 90 के ऊपर ही था। 90% के ऊपर हाँ, रहते थे मार्क्स, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ। ऑलमोस्ट उस समय स्कूल के अंदर, स्कूल वाला जो एग्ज़ाम। और हमारे एक बहुत ही अच्छा स्कूल बोलते थे, मतलब पहले मैं 5th क्लास तक तो पापा के दुकान के पास था स्कूल, तो उसमें था। उसके बाद हमारे एक शहर के अंदर एक अच्छा स्कूल था। व्हाई इट वाज़ गुड, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ पढ़ाई करवाते थे और कुछ नहीं करवाते थे। और वो टीचर जो हेडमास्टर बोलते थे उनको, ही ओन्स द स्कूल बेसिकली। तो वो ही वाज़ वेरी स्ट्रिक्ट, दैट वाज़ द रीज़न पेरेंट्स यूज्ड टू सेंड देयर किड्स देयर, डिसिप्लिन कि ज़्यादा है। हाँ, हुँ, कि
जो भी मतलब ही डजंट टेक एनीथिंग वेरी लाइटली कि यार ये पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसको रहने दो। मैं वहाँ पे मुझे एडमिशन करवाया, फीस थोड़ी ज़्यादा थी बट पापा ने और आई थिंक अपने आप को स्ट्रेच किया उस समय कि कोई बात नहीं, हमें एजुकेशन अच्छी देनी है इनको। तो इवन द इनकम वाज़ वेरी लिमिटेड बट स्टिल ही डिड दैट। जब वो 7th क्लास में हुआ और आई वाज़ फर्स्ट और सेकंड इन क्लास मतलब थ्रू आउट दैट, और तब तक मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को लगता है पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं सेकंड आ गया, कोई बात नहीं, अगली बार फर्स्ट आ जाऊँगा, और मैं आ जाता था कई बार। तो बढ़िया वो जर्नी चल रही थी। और उसके बाद 7th क्लास के अंदर जब तक मेरा आई हैव 2 यंगर सिबलिंग्स, वन इज़ 3 इयर्स यंगर, अनदर माय सिस्टर इज़ लाइक 6 ईयर यंगर देन मी। तो अब ऐसा होता है ना कि 3 बच्चे होते हैं तो तीनों का देखना होता है पेरेंट्स को, तो ऑल 3 आर इक्वल। सही बात है। हाँ, हाँ, तो जब मैं 7th क्लास में हुआ तो मेरे सिस्टर का भी थोड़ा खर्चा बढ़ने लग गया फ्रॉम द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। सही बात। इट वो थोड़ा कंस्ट्रेंट फ़ील होने लग गया मम्मी-पापा को। तो मम्मी ने एक सजेशन दिया कि मतलब उन्होंने बोला कि तू अच्छा है पढ़ाई में, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो व्हाई नॉट ऑप्ट फॉर द गवर्नमेंट स्कूल, हुँ, है ना? तो मैं उस समय गवर्नमेंट स्कूल मतलब इट वाज़ अ गुड गवर्नमेंट स्कूल। जो हमारा लोकल गवर्नमेंट स्कूल था दैट वाज़ इट वाज़ इन फेमस फॉर नॉट स्टडिंग बेसिकली। बट एक दूसरा गवर्नमेंट स्कूल था जो कि हमारे शहर से 3 किलोमीटर दूर एक दूसरे गाँव में, पास के गाँव में, उनके हेडमास्टर ही वाज़ वेरी बहुत बढ़िया आदमी थे। मुझे वहाँ एडमिट करवाया फॉर 1 साल के लिए ताकि मैं वहीं कंटिन्यू करूँ और बच्चों की, बाकी मेरे भाई-बहनों की है, उनकी पढ़ाई का खर्चा हो जाएगा, निकाल लेंगे। तो दैट टाइम आई फेल्ट दैट कंस्ट्रेंट व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट कि कि मैं the decision of the family to send you to government school हाँ, instead of a private school हाँ, because you had 2 more siblings and family was already stretched राइट। financially. हुँ, So you clearly felt that why I am being sent to government school. Then you started to understand, okay, मतलब हुँ। है financially there is a problem. पापा मतलब वो दुकान जाते थे, जाके वहाँ पे काम करके आ रहे हैं और शाम को आके जितना बचता था सब दादाजी के हाथ में देते थे। दादाजी शाम को हिसाब करते थे उसका, तो वो मुझे दिखता था। कई बार डाँटते थे, "ये कहाँ चला गया? इतना कम कैसे आया? तूने कहीं और लगा दिए क्या?" पापा की फैमिली थी बट ही वाज़ सो मतलब ओबीडिएंट और समथिंग कि वो कभी उनके सामने कुछ बोलते नहीं थे। तो उनके खुद के खर्चे ही नहीं थे, मतलब वो अपने लिए कुछ सेव करके मतलब कुछ ही कभार कोई ₹50 ₹100 रख लिया, ऐसा करके रहता था उनका। तो एक तो वो एस्पेक्ट था, तो वो दैट एक्चुअली आल्सो मेड मी रियलाइज़ कि पैसा इम्पोर्टेंट होता है। देन देयर वर मैनी अदर सिमिलर इंसिडेंट। ग्रोसरी लेने जाता था तो पापा मुझे पैसे देते थे कि जाके ले आना। एक बार हुआ कि ₹50 थे मेरे पास और वो खो गए मेरे से, और मैं घर पहुँचा और फिर पापा को पता चला। पापा ने डाँटा नहीं, थोड़ा वो कुछ बोला, "अच्छा खो गए हैं", ऐसा करके। आई डोंट रिमेंबर बट मम्मी ने मुझे काफ़ी अच्छे से बोला कि यार ये तो 2-3 दिन की सेविंग थी हमारी। Hmm. और दैट एक्चुअली हिट मी अ लॉट कि अच्छा इतना बड़ा लॉस कर दिया मैंने। तो दैट ₹50 का लेसन आई स्टिल रिमेंबर, मतलब अभी तक मेरे दिमाग में है वो। और 50 मतलब rupees is 3-day saving of the हाँ, family. हाँ, Hmm. कि आई थिंक इट वाज़ नॉट 3 डेज़, मोर देन 3 डेज़, में 1 वीक तक का अपना बचा होगा और तुमने इसको, उसमें राशन नहीं आएगा बेसिकली हमारा। तो Hmm. दैट एक्चुअली पुश्ड मी अ लॉट कि यार ये तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि पैसे का ध्यान रखो, ऐसे ही उड़ाना नहीं है, वो नहीं करना है। Hmm. बट था ही नहीं तो उस समय इतना कुछ वो फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट हाँ, इम्पोर्टेंस आई but रियलाइज़्ड don't. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। बचपन से ही आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर डेली फ्रॉम लाइक Hmm. जब दिन स्टार्ट होता है तो न्यूज़पेपर पढ़ो अच्छे से डिटेल के अंदर। पता नहीं मतलब दैट आई वाज़ लाइक मोर ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदरर कि जितना पढ़ सकते हो, जितना समझ में आ रहा है और समझो और समझो। बट आफ्टर दिस इन दीज़ इंसिडेंट आई आल्सो यूज्ड टू लुक फॉर स्कॉलरशिप्स। यार ऐसे छात्रवृत्ति बोलते हैं कि यार ये होती है जो कि अच्छे लोगों को मिलती है, जो अच्छा पढ़ाई करते हैं। बट कहाँ मिलती है आई डोंट नो, मतलब Hmm. न्यूज़पेपर में कुछ तो मेरा अपने आप ध्यान जाता था न्यूज़पेपर, अच्छा ये स्कॉलरशिप आया है, तो मैं अप्लाई कर देता था, कहीं भी आता था। आई आई रिमेंबर एक बार मैंने केवीपीवाई भी आया था किसी न्यूज़पेपर में। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन हाँ, योजना। हाँ, उसमें मैंने अप्लाई किया, मेरे पास आ गया सब कुछ, वो ये करना है, वो करना है। बट इतना कॉम्प्लिकेटेड लगा कि यार ये होता क्या है? देयर वाज़ नो सपोर्ट एंड नो अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम एनीवन। तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया, पता नहीं क्या करते हैं इसमें, मुझे समझ नहीं आया। कहीं तो जाना पड़ेगा, चेन्नई जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या करना है। डिडन्ट नो द सिटीज़ नेम आल्सो कि क्या बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। बट एक स्कॉलरशिप थी जो कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई गॉट दैट, एंड एक्चुअली दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ आल्सो कि मुझे आईओसीएल इंडियन ऑयल स्कॉलरशिप, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक स्कॉलरशिप आता है एवरी ईयर। दे डिस्ट्रीब्यूट स्कॉलरशिप फॉर फ्यू पीपल, सम स्टूडेंट्स, मतलब आई थिंक This नंबर is मुझे which class?
दिस इज मैंने अप्लाई किया था आफ्टर 10th 11th में, बेस्ड ऑन द 10th मार्क्स यू कैन अप्लाई, एंड इफ यू आर अ गुड स्कोरर तो फिर वो आई डोंट नो व्हाट आर देयर क्राइटेरिया, बट आई जस्ट अप्लाइड आई गॉट द स्कॉलरशिप. तो कितनी स्कॉलरशिप मिली थी? It was 1,000 rupees per month, but it came towards end of 11. टाइम लग गया उसको प्रोसेस होने में. See, मतलब आई गॉट 12,000 इन वन चेक, और दैट 12,000 वाज अ वेरी बिग अमाउंट, वेरी बिग अमाउंट, वेरी बिग अमाउंट दैट टाइम. तो घर वालों को दिखाया, और 11th के अंदर ही, और मतलब ड्यूरिंग 11th ओनली वन ऑफ आवर टीचर टोल्ड मी कि यार यू आर गुड इन स्टडी, और तो तुम्हें ये जेई करना चाहिए, IIT आईआईटी जेई करना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए. और मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसे बाहर भी अलग दुनिया भी होती है, कि आई शुड एक्सप्लोर दैट ऑल्सो. मुझे तब तक आई यूज्ड टू बिलीव कि मुझे यहाँ पे कॉलेज में अच्छे से जाना है, इस कॉलेज में बीएससी करना है, जो हमारा लोकल एक कॉलेज था हनुमानगढ़ में, ओनली वन ऑप्शन वी हैड. तो उसमें जाएंगे, उसमें फिर बीएससी वगैरह करेंगे, उसके बाद टीचर बन जाएंगे. आई डोंट नो कि क्या कर सकते हैं, बस दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच आई यूज्ड टू नो कि ये बन सकते हैं. But after that teacher, like he was our math teacher, he was very good person. मतलब मुझे मैथ के क्या नाम टीचर था हमेशा ही टीचर अच्छे का? लगते मैथ थे. का याद है क्या? हाँ, उनका नाम था सुनील अरोरा. अच्छा, तो he तो told you कि यार you should prepare for IIT JEE, हाँ, he and told this me is in 11th class. in 11th around like mid or so. हम्म, बट जब धीरे धीरे समझना शुरू किया कि कैसे करते हैं, देन रियलाइज कि हनुमानगढ़ में तो नो वन नोज कि कैसे प्रिपेयर करना होता है, और जितना जो भी लोग निकले हैं ऑल वेंट टू कोटा, एंड वहाँ पे वो 2-3 साल स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो क्रैक करते हैं. तो उसके कारण आई यूज्ड टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी और लुक आउट फॉर द ऑप्शंस कि क्या कर सकते हो. तो मैं खुद ही फिगर आउट कर रहा था कि किससे पूछना चाहिए, कोई जेई करके निकला है क्या. तो वन ऑफ माय फ्रेंड, उसका कोई रिलेटिव था, तो मैं उसके पास गया. रिलेटिव या दूर का जानकार था, उनसे मिल के आया. ही वाज एन आईआईटी एलुमनाई, और देन ही टोल्ड मी, मतलब आई आस्क्ड, ही आल्सो क्रैक्ड फ्रॉम हनुमानगढ़ ओनली. तो अच्छा, सिमिलर प्लेस, तो हो सकता है कि वहाँ से पता समझ में आएगा. तो उन्होंने बताया कि यार यू शुड गो टू रेजोनेंस, रीज़न बीइंग कि वो हिंदी मीडियम फ्रेंडली है थोड़ा. और सेकंड थिंग इज़ कि वहाँ पे 2 बैचेज़ हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, बट यू शुड ऑप्ट फॉर इंग्लिश मीडियम. रीज़न कि इंग्लिश मीडियम में दे हैव मोर एक्सपीरियंस टीचर, हिंदी मीडियम उन्होंने अभी स्टार्ट किया होगा. तो अब मेरे को ये क्लियर हो गया कि भई जाना है तो इंग्लिश मीडियम में जाना है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. आई कांट जस्ट टेक रिस्क, ये नया गया और पता चला कि उन्होंने मना भी किया है कि नहीं जाना चाहिए उसमें और मैं जाता हूँ और होता नहीं है. फॉर 85% ऑफ दे यूज्ड टू गिव स्कॉलरशिप ऑफ 25%, और 90 अबव दे यूज्ड टू गिव स्कॉलरशिप ऑफ 50%. ओके, ओके. तो उस 25 मिला, और मुझे पता नहीं था कि और भी कुछ कर सकते हैं. तो हम्म, बस 25% के हिसाब से जो भी बचा हुआ अमाउंट था हाँ, उसका डीडी 45, बनवाया. 46,000 टाइप बच गया. हाँ, उसका कुछ डीडी बनवाया मम्मी ने, और मेरा सेविंग लेके, मेरा स्कॉलरशिप लेके, अपना सेविंग्स लेके, बहुत सारे सेविंग्स ब्रेक किए मम्मी ने, पापा के और अपने खुद के, और कुछ बोरो किए हैं. और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, हाई एक्सपेक्टेशन, क्योंकि इतना अमाउंट इकट्ठा किया, वो बहुत बड़ा अमाउंट है, और भेजा उसके साथ मुझे. और कोटा गया मैं वहाँ पे, और वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि इफ़ यू गो टू दिस गाय ना इन रेजोनेंस, the one person was there from admin, and he used to handle the student relations and all. तो आप उनसे बात करो, and you will if you explain him, or you मतलब my batchmates और classmates used to respect me as a good student. तो उन्होंने वो राय दिया कि आप जाओ और उनसे बात करो, you will get you can reduce the fees further, क्योंकि you are a good student और आपके चांसेस हैं होने के, तो उससे उनको भी he will also consider. तो मैं जस्ट कॉलेज स्कूल से पहली बार बाहर निकला था. कोटा वाज ए बिग सिटी कंपेयर टू हनुमानगढ़. वहाँ फिर भी आई जस्ट लाइक करेज दिखा के आई वेंट टू कि हाँ चलो मैं बात करके आता हूँ, देखते हैं क्या होता है. तो मैं गया, उनसे बात किया कि देखो मेरे PCM में इतना आया है, और ये सब मेरा मैं थोड़ा सा ही चूका हूँ यहाँ से बोर्ड में, और राजस्थान बोर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, और सम आई डोंट रिमेंबर, वी डिस्कस फ्यू अदर एस्पेक्ट, एंड देन ही एग्रीड ऑन रिड्यूसिंग द अमाउंट. और वो फीस भी देना होता है, वो डीडी में देना होता है, कैश वगैरह का कुछ आइडिया नहीं है कैसे, और इतना बड़ा अमाउंट है यार कैश में, तो वी कांट रिस्क ऑल्सो. और आई वाज ऑलरेडी इन कोटा विद माय दादाजी, वो मुझे छोड़ने आए थे वहाँ पे. तो अब पैसा आएगा कहाँ से, डीडी कहाँ से बने अचानक से इतना बड़ा, कहाँ से लाएंगे हम. तो दैट टाइम you were carrying a DD of 50,000 I think, हाँ, of the 45,000 total fees. हाँ, हाँ, लेकिन अब 30 चाहिए. 30 चाहिए. हाँ, और उस डीडी का
मतलब तभी पता चला डीडी ब्रेक करना पड़ता है, फिर वो कैश वापस जाएगा, फिर उसके बाद बनवाओगे, टाइम लगता है। तो फिर मम्मी ने पता चला, मम्मी थोड़ी खुश हुई बट वो चैलेंज आ गया उनके पास नया। तो समहाउ शी मैनेज्ड एंड दे शी इवेंचुअली गॉट लाइक बोरोड सम अमाउंट और सम फ्रेंड्स आल्सो हेल्प्ड और वी गॉट 30,000 का डीडी एंड दैट आई सबमिटेड हियर और दैट्स हाउ माय जर्नी इन कोटा रेजोनेंस स्टार्टेड। The academic session was already started actually. I was in the last batch of there. ओके ओके क्योंकि जनरली वो मई में अप्रैल मई में शुरू हो जाता है और एक ही साल तो होता है उस समय, मतलब 2 चांसेस होते थे विद 12th एंड आफ्टर 12th उस समय जेई के लिए। तो दैट वाज द ओनली, आई थिंक 2 होते थे शायद, बट मेरे पास तो एक ही चांस था क्योंकि इतना पैसा नहीं लगा सकते सेकंड टाइम। तो आई रियलाइज कि आई वाज ऑलरेडी वेरी लेट देयर और फिर वो हमारा जो बचा था एकेडमिक सेशन दैट वाज फॉर 8 मंथ्स और सो। जुलाई में मैं ज्वाइन किया था और वो ख़त्म हो रहा था फरवरी में, आई थिंक फरवरी और मिड मार्च, फरवरी आई गेस। आई आई हैड जस्ट वन गोल देयर कि इतना बैठ लिया है पेरेंट्स ने कि पैसा दिया है, पढ़ाई करना है और पढ़ाई करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट चैलेंज वाज देयर वंस व्हेन आई वेंट टू द फर्स्ट क्लास, द चैलेंज वाज इंग्लिश मीडियम। द प्रॉब्लम वाज कि मुझे वर्ड्स पता थे इंग्लिश में इन माय राजस्थान बोर्ड। ब्रैकेट में दे यूज्ड टू राइट कि वेग को वेलोसिटी बोलते हैं, त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं, बट बात करते समय कब एक्सेलरेशन बोल दिया वो पता नहीं था कि उसका मतलब क्या था। तो वो कुछ चैलेंज हुआ शुरू में कुछ 1 डेढ़ महीने तक मुझे, और सबसे बड़ा चैलेंज हुआ विद आवर मैथ्स टीचर। ही वाज फ्रॉम केरला, तो उनका तो नेटिव था ही नहीं हिंदी, तो ही यूज्ड टू लाइक टॉक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश, तो कुछ मिस हो जाता था। बट दैट एक्चुअली पुश मतलब मेड मी टू डू मोर हार्ड वर्क टू अंडरस्टैंड कि क्या बताया, क्योंकि सिलेबस तो रहता ही था अपने पास, घर पे आके जस्ट ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स, क्या बोला था क्या है, थोड़े नोट्स बना लो एंड देन उसको पढ़ाई करो। मैंने सबसे लोएस्ट रेंटल वाला कमरा लिया जो कि इट वाज एक्चुअली किचन रूम, किचन था वो उस घर का। अच्छा तो उस ओनर का घर था, उसमें एक किचन था, किचन भी उसने एज ए रूम की तरह दे दिया था तो उस किचन में रहता था मैं। उसमें एक उसने लोहे का अलमारी रख रखी थी, जिसमें बुक्स रखता था और एक बेड था, दैट्स इट। और स्टडी टेबल स्टडी टेबल वगैरह नहीं था। स्टडी टेबल आई डोंट रिमेंबर, हाँ था शायद, आई थिंक लोहे का छोटा सा, मोर ऑफ वेरी बेसिक सेटअप। और ये कितना दूर था रूम कोचिंग सेंटर से? वेरी नियर, मतलब 5 मिनट वॉक, 10 मिनट वॉक मैक्स, 10 मिनट वॉक। हाँ, आई गॉट एडमिटेड टू द लोएस्ट, नॉट लोएस्ट बैच, R6 बैच। वहाँ पे R1 R2 R3 ऐसे बैच का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रिपीटर है क्या आर का मतलब? आर का मतलब रिपीटर है। तो आई वाज गॉट सेलेक्टेड इन द R6 बैच बेस्ड ऑन जो उनका एग्जाम होता है। बट फ्रॉम देयर आई मूव टू, हमारी शफलिंग होती थी उस समय। बेस्ड ऑन मंथली एग्जाम परफॉर्मेंस। दैट यूज्ड टू गिव यू वैलिडेशन आल्सो कि व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग वो एक्चुअली रिलेवेंट है या नहीं है, तुम सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सो R3 R6 आई फर्स्ट मूव टू R4, काफ़ी ग्रेजुअल रहा है, मतलब ऐसा नहीं जंप कर दिया। R4 रहा है, फिर R4 से मैं आई मूव टू R3, फिर R3 से मेरा R2 हुआ, बट R2 इतना लेट हुआ कि मैं R2 जाने का कोई फ़ायदा नहीं लगा, क्योंकि मैं टीचर्स के साथ ऑलरेडी आई स्टार्टेड गेटिंग दैट रेपो, और फिर नए टीचर्स का लैंग्वेज समझो, और इट वाज अनदर काइंड ऑफ अ चैलेंज मेरे फॉर मी पर्सनली। तो मैं R3 में ही रहा, और टूवर्ड आफ्टर लाइक आवर सिलेबस फिनिश्ड, मतलब इन फरवरी और सो, तो मैंने बस अपना बैग उठाया और हनुमानगढ़ पहुंच गया और वहाँ पे कमरे में बैठ के 1.5 महीने खुद ही रिवीजन किया पर्सनली। तो ओवरऑल जो जेई प्रिपरेशन वाज मेरा कितना था, 8 महीने प्लस 1-2 महीना खुद का सेल्फ स्टडी। दैट वाज द टोटल जर्नी फॉर द जेई, एंड देन फाइनली आई गॉट एडमिटेड टू IIT बॉम्बे इन 2008 एंड या। तो फिर घर वालों को कैसा लगा? हाउ डिड योर फैमिली फील व्हेन दे फाइनली सॉ? डिड दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ यू गेटिंग सेलेक्टेड इन IIT एट दैट टाइम? No, actually many of people still also don't know about this कि what IIT means। उनके लिए तो मुंबई वाज द मेजर फैक्टर कि मुंबई में कॉलेज में हुआ है। IIT दे डिडंट नो। अगर मैं वहाँ पे जाके किसी भी नॉर्मल कॉलेज में, प्राइवेट में भी चला जाता, उनके लिए तो सेम ही होता। सेम ही होता, सही बात है। बट वही, मतलब माय अचीवमेंट वाज नॉट सेलिब्रेटेड बाय एनीवन, क्योंकि वो पता ही नहीं है वैल्यू ही नहीं किसी को, पता। nobody knows what it means यस, हाँ, that you are getting selected in IIT Bombay, getting one of the best branches. राइट। So Ajay, when you started your college journey at IIT Bombay,
and there was another 4 years at IIT, in which again you have not yet started earning. So still, I think the journey continues. Correct. It is, you have not yet fulfilled that duty which you took upon, that I need to study so that I can earn more for my family. So Correct. IIT, how was it? What was your mindset in IIT? Because that is also a very different world altogether. Like when you move from Hanumangarh to Kota, that was different, and IIT Bombay is very different altogether. Hmm. So how did you feel? What were your first thoughts? वहाँ पे कुछ challenges did you face again because of your background coming from Hindi medium and many more things? So tell us more about that 4 year journey. What was your mindset? What were the struggles there, and how did you overcome those? वहाँ सिंगल एजेंडा ये था कि जॉब लगना है और पैसे कमाएंगे, पैसा आना चाहिए बेसिकली। और अमाउंट आई डिडंट नो, मतलब सैलरी कितना होगा डिडंट नो, मतलब वैल्यू कितना हमारे लिए सब, क्योंकि हमारे लिए सफिशिएंट वाज द वेरी मिनिमल अमाउंट आल्सो, कि अगर महीने का 50,000 भी आ गया ना, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए उस समय। Obviously, हाँ. तो Because you 50 have क्या seen 30 your भी आ family जाता। surviving at 5,000, 6,000 per month. हाँ, हाँ। Yeah. तो अगर 30,000 भी आ गया वो भी बहुत कम है। ऐसा मतलब देयर वाज़ नो बेंचमार्क्स, बहुत मिनिमल एक्सपेक्टेशन के साथ। बट अपने पैरों पे खड़ा हूँ ताकि आई कैन सपोर्ट द फैमिली, दैट वाज़ द गोल। बट द वर्ल्ड वाज़ वेरी डिफरेंट लाइक यू सेड, कि वो जो गवर्नमेंट स्कूल में देखा था ना, वो दैट वर्ल्ड वाज़ लाइक इन दैट वैसा ही, कि एक्स्ट्रा करिकुलर इतना कुछ हो रहा है। एंड देन जो वहाँ पे मैंने बोला था कि मैं पोस्टपोन करता हूँ, बाद में देखेंगे, ये सब मज़े नहीं कर रहे हैं, मतलब हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो देखा, अरे ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे लोग ये सब करके भी आ जाते हैं। दैट वाज़ अ न्यू थिंग फॉर मी, कि मुझे तब तक लगता है कि सिर्फ पढ़ाई करना होता है और कुछ नहीं करना होता। बट देन देयर आफ्टर आई वेंट देयर, देन रियलाइज़ कि पीपल प्ले स्पोर्ट्स आल्सो, एंड फॉर In मी IIT Bombay, you realize that people play हाँ, sports also, people स्पोर्ट्स play आल्सो, guitar also. हाँ, डू हाँ. ड्राम्स आल्सो, पार्टिसिपेट इन डिबेट्स आल्सो, पता नहीं क्या-क्या चलता है, बहुत कुछ चलता है। इट वाज़ अ वेरी गुड लर्निंग अपॉर्च्युनिटी फॉर मी, कि यार इतना कुछ कर सकते हैं। I tried explored few things. Obviously, I was not good at, क्योंकि trying first time almost everything. I tried dram, I tried hockey, I tried weightlifting. I tried, I think जितना हो सकता है उतना सब कुछ ट्राई किया मैंने मेरे लिए। बट ऑन बैक ऑफ द माइंड आई न्यू कि यार ये सब तो मैं 4 साल में क्या ही एक्सेल कर पाऊंगा। पढ़ाई आती है, पढ़ाई करते रहते हैं, स्कोर अच्छा रखना है ताकि जॉब अच्छी लगे। Basic scholarship से fees was covered, mess was covered, hostel was covered. कुछ हद तक कवर हुआ, बट बाकी मुझे फैमिली से ही मिल रहा था जो मिनिमल था। और आई ऑल्सो डिड ए इंटर्नशिप थर्ड ईयर में, तो उससे भी मुझे थोड़ा पैसा मिला। So which internship did you do, or how much stipend did you get? इट वॉज 20,000 पर मंथ, मतलब एक्सक्लूड अदर देन दैट, लाइक द फ्लाइट फेयर ऑल्सो दे गिव फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई। द इंटर्नशिप वाज इन चेन्नई फॉर 2 मंथ्स। First earning for you, अर्निंग, हाँ, मतलब अदर देन द other स्कॉलरशिप, than the scholarship, इट yeah. वाज मोर ऑफ लाइक माय Self earned. प्रोफेशनल अर्निंग। So I think Professional that earning. was the first time where you would have felt that you would have got the first taste of Yeah. success. Right. You know, that this is what I have been working for, something similar. So what did you do with that was 40,000 2-month I internship? saved for my like future, जो भी फीस वगैरह है उसमें I will use those, मतलब that was my intention। बाकी थोड़ा बहुत वहाँ पे खाने पीने के अंदर I had to pay using Because that you were money। in Chennai. हाँ, चेन्नई रेंट वगैरह गया था Hmm. महीने का थोड़ा बहुत। Tell us a little bit about your placements finally in the college. Like which, like how much did you start in terms of salary? How did you feel on that day when you finally got the offer? Yeah, so placement in ID, like many people knows, those happens in stages basically. On the first day, based on the salary or the reputation, companies comes which pays very high salary, but their criteria or bars are very very high. Hmm. They look for very high CPI and all. Then second day, third day, मतलब first like 10 days or so, the placement is like very stressful event for until you get placed. Yeah. Until you get placed, I know. right? Day and night you have to prepare for the companies, don't know what they are going to ask. And as you are not getting placed every day, your anxiety increases कि Because you were getting rejected you every are getting day rejected, from हाँ, many maybe from the interviews. shortlist, or Yeah. maybe from the after In- getting interviewed, then from the interview. But luckily for me, I think I participated in 2 interviews, and both I got selected. I chose Ivy Comtech based on the pay they are giving. It was
more than what Ericsson was giving. So how much was IV Comtech giving you at that time? This is 2012. 2012. So I got a package of 8 lakhs plus some share stocks were there. How did you feel when you figured out that, okay, now I'm getting almost 65,000 per month? See, I honestly I didn't know what I will do with that much of money. Because 60,000 I was never expected कि मैं 60,000 होके मैं ये करूँगा. मतलब never had any plan for that. My brother he also recently has started his like journey for the college and all, like which I did. So immediately from that 65,000, you were already planning of how this will go back to Yes. supporting family. So I from the day one I used to send like 30,000 to my mom at home. और तो मेरे पास 30 बचता था, ऑलमोस्ट 30 बचता था और उसमें रेंट वगैरह तो माय फर्स्ट जॉब वाज इन हैदराबाद. इट्स वेरी नाइस सिटी एंड इट्स So you sent 30,000 per month to your mom. और वो वॉशिंग मशीन ली कि नहीं ली फिर हाँ, फाइनली? दैट आई टुक लाइक आफ्टर अ ईयर और सो 2 साल के बाद मैंने लिया वो वॉशिंग मशीन, जब बाकी चीज़ें थोड़ा सेटल हो गई. What was the reaction of your parents? They were very happy, but I didn't get a chance to see their reaction in front of myself. But for them, it's a very big change in their life. It was not a drastic change in their lifestyle. It was more of their stress or their anxiety for how. Day-to-day survival. From day-to-day हाँ. survival, they could then relax a little bit. हाँ, at least they don't have to worry about my brother and my sister's education. I think suddenly there is additional source of income which is 3 to 4 times of family income, and I can imagine how that will change the stress situation of the family. The people who were living in my neighborhood, they used to just do very menial jobs like उनका the man in the family used to drink minimal कमाएंगे और फिर बच्चों का पता ही नहीं है क्या होगा, किसी दुकान में जाके एज ए वर्कर दे विल स्टार्ट, या फिर वहीं पे बहुत ही बेसिक काम, मतलब कुछ बनाना, चप्पल जूते वगैरह वैसा दे वो सब काम में बचपन से लगा देते थे, सपोर्ट ही नहीं मिलता था. तो फॉर माय फैमिली इट वाज अ वेरी बिग चेंज कि उनको अभी वो वाला जो सोचा था कि हम ऐसी सिचुएशन में हैं, नाउ आई एम इन अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन. आई एम स्टेइंग इन हैदराबाद इन अ वेरी बिग सिटी कंपेयर टू हनुमानगढ़. आई एम लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट कंपेयर टू जो वहाँ पे दिख रहे थे. आई एम स्टेइंग इन ए हाई राइज. आई वाज द आई थिंक फाइनेंशियली कमिंग फ्रॉम द लोएस्ट पार्ट. the my all of my friend वहाँ पे they were having like good jobs. उनके पेरेंट्स का जॉब मतलब दुकान है, किसी का कुछ ना कुछ बिजनेस है चल रहा है, किसी के पास खेत है अच्छे खासे, तो उनके पेरेंट्स के पास वो है सब, मतलब स्टेबिलिटी है. द स्टेबिलिटी वाज नॉट देयर, तो कंपैरिजन वाज अ लॉट. मतलब वहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस वाज देयर फ्रॉम द अ लॉट फ्रॉम द बिगिनिंग. So when you started the job, you started in software engineering, and today also you are in software. Did you face any challenges while progressing in your career also because of the background? I'm just saying because maybe you were coming from Hindi medium, your English was not that fluent. Because in corporate setup generally everybody uses English. You are coding in English at the end of the day. Like, is there any challenge which you faced in job also, or was it more smooth sailing? About the challenges in the job, I think IIT prepared a lot there. I got an opportunity to interact with people from different state, brilliant minds basically. The whatever they speak, they talk, they have like a lot of value to that. They have like a lot of good reasoning. That kind of discussion actually helped me to prepare for the real life, real professional life a lot. So I didn't face a like struggle which I feel कि वो अचानक से सरप्राइज था. It was not a surprise for me. I was already getting prepared for that in my IIT journey. But also like you talked about writing the code in English and all. So I was not uncomfortable with English. English was like I used to love, and I was good in English also, but in writing, not in like speaking conversations. That was a challenge. But वो मैंने college में like you can become an organizer for an event fest, and there you get a chance to speak in English with the participant and all. तो वो सब exposure you got there. हाँ, I think IIT definitely is a great exposure right. point. That helps a lot. How has been your financial journey from first job till date? Like, if you can give us some more details about that. From first job to till date, I think I have grown more than 10x. So in 10 years, you have grown 10x from where you started.
More than And 10x. what do you think is the reason for this growth? Consistency, being always like valuing whatever I'm getting, always working hard to improve whatever I'm getting. But I had many incident in life which also became setback for me. Can you give example of these setbacks? In like after just 2 years of in my job, I just come to know that my father, he diagnosed with a terminal illness. So it was a very difficult time for me. Ki suddenly when I have started earning something and suddenly I can't basically take my parents on a vacation anywhere. They never visited any other city other than Hanmargan and maybe my uh, one or two places in Rajasthan, which are like in the end our relatives' place. But that actually suddenly became a very important for me. Like the time was, I suddenly became more anxious about the time which I have in hand. With your father? With my father, as well as like maybe I haven't achieved enough yet, because I should have achieved more early taki I could have helped my father. Matlab, I could have like fulfilled His dreams. dreams, anything he has in mind. So that was a major setback, and for 1 year or so, I couldn't focus on anything else other than my family, my father and his health, and supporting my mom in that tough time. I shifted from Hyderabad to Delhi to stay very near to my family. That time the remote work culture was not there. If so, there was no other option, and I was the sole earning member at that time. And then there were my younger siblings, they were also studying, so I have to support them as well as help my father in recovering or helping his medicine and all. So that 1 year was very difficult. It was almost like taking care of multiple aspect of life, and realization of what is important, what is not important. That time the all the matrices has changed, and that has stayed with me. That kind of uh, the the responsibility which has suddenly become manifold. You actually became the eldest in the family in that Yeah, way. right. Right. Eldest earning member in the family after Earliest your father member, passed decision away. maker, everything, like Decision maker. everything. Like if I'm not doing good, I'm not getting enough money, it means like others will suffer, others will won't get what the good life, basically. That suddenly has become the The situation. sense of responsibility increased even further. Yeah, Increased even right. further. So Ajay, do you think uh, with the kind of challenges you have faced and you have looked, eye to eye to those challenges, and you have still sailed ahead in life, so like how are you deriving this guidance, this energy, this motivation, this positivity to just keep going? Like, where do you get all of these from? So I think this tough time has helped me to stay focused, because during my father's illness, I just can't say ki I can't do. Matlab, I can't take that much of burden because it's not in my hand. It's not something which I can afford. I can't just sit at home and just stay with my like near my father and wait ki when he will recover and all, because that is not going to happen. I have to provide, I have to earn, I have to move on in life and help him out. So those kind of situation has actually made me gave me no option other than to uh, focus on prioritize the family, focus on something which is more important instead of your own Wishes. wishes. Yeah, I don't want to say that, but yeah. Do you have some people around you who you think are like a good source of positivity and motivation? Yeah, sure. Actually, the people around me, they are the other worlds basically for me. Those are the things Hmm. which I can also achieve. Many of my friends I regularly discuss, like you and others from the school, as well as my lovely wife, and we discuss regularly about different aspect of life, the different challenges, and they give a different perspective. They helps me afloat in life ki, uh, you can try this, you can try that thing. And so the that has been there with me from my childhood also. Like I used to be very picky with whom I hang out.
My friend circle used to be very small, and those people who used to hang out with me, those were usually good in academics also. I think it is very clear that right from childhood, you consciously thought about it. Maybe not directly, but you knew that I have to be with good people and not people who will waste my time or will promote me to do bad things, but always push me in the right direction. So, we have heard about your childhood, your school, quota days, college days. You have been now working for more than 10 years. Right now, you are leading engineering at one of the unicorns in the country. Tell us a little bit about today. Like after all this hard work, and I would say maybe hard work of the last 20 years, right from 13, age of 13 till 33 today, last 20 years, when you realize that you have to work hard. How does today look like, you know, as compared to where you have come from? If you can give some sneak peek into your life today. Sure. So I think it has changed a lot. So my life has been a roller coaster in actual terms. So I've seen a lot of downside as well as I've like excelled also in life. Personally, I've grown a lot. Personally, I'm coming from a Hindi medium, small town. You can't expect, you can't imagine from where I'm coming and the people who I'm speaking with now, with the way I'm talking, I'm conversing. I know a lot of Latest blockchain technology. technology, Yeah, cutting edge. that I can't imagine myself when I was a kid that Hmm. time. So those things have changed personally a lot. I've excelled a lot. Overall, the total sum है ना, that is positive only. सब Hmm. कुछ निकल के. As well as like for family during my father's illness, there were some family challenges कि हमें नया घर बनाना पड़ा उस समय. तो Hmm. I build like the complete home for the family during that time only कि मैंने वो Hmm. वाला struggle किया और eventually I built the house for the family जिसमें Hmm. my father was like satisfied कि हाँ अपना खुद का घर है अभी. Hmm. और as well as my brother and sister, they are now settled. उनको कंटिन्यूसली They जो भी are both सपोर्ट, हाँ, earning दे now. आर बोथ अर्निंग नाउ. आई एम ड्राइविंग जीप कंपास. So Hmm. that is a good achievement for me personally कि हाँ I have good car, I can go anywhere. I can't imagine that when I was a kid कि यार ऐसा कर रहा हूँगा, कुछ बना रहा हूँगा. Staying in a very good society in Bangalore, Hmm. having a good 3 BHK. The hard work has finally paid off and it's still paying off. It's still I'm not paying saying off. it's a It's the now full end of the stop. journey. Yeah, It's yeah, not a yeah. full stop. It It's is a continuous going to thing. continue and you are going to compound even further from here. You have already come 10x from 2012. So Ajay, this story is definitely, I think I knew some bits of it, but for me also some bits were very new. It has made it even more inspiring. What would you like to say to young folks who are in similar shoes as you were 20 years or 15 years ago? Do you have any, do you have any words for them? Like what would you like to tell them? In life we definitely are going to face many hurdles. That is the nature of life. Like it's not constant. You are also growing, others are also growing. You sometimes face some hurdle आएंगे. It's up to you how you are taking your hurdles or your challenges. If you are having a positive mindset कि hurdle है but hurdle के बाद there is another journey और वो reward रहेगा. मतलब if you are doing hard work तो definitely there is a reward. तो if we are having that mindset तो नो हर्डल इज गोइंग टू स्टॉप यू. और इवेंचुअली हर्डल्स को तो मान के चलना कि देयर दे विल बी देयर. इट्स नॉट लाइक कि नाउ यू हैव रीच समवेयर और अभी कुछ होने वाला है. इवन द रिचेस्ट पर्सन हैज सम हर्डल. वो Hmm. डिफरेंट काइंड ऑफ हर्डल्स होंगे. Right, right. तो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि यू आर कंसिस्टेंट. यू आर कंसिस्टेंटली doing hard work or whatever you want to achieve that will be there and you can easily achieve whatever you can imagine you can achieve. Basically Hmm. it's all about your attitude and your perception for the life. You can't just ignore the adults. So we talked with Ajay, who comes from a very small town in Rajasthan, and now being in the top 0.01% of the country, like 1 in 10,000 in terms of economic success by sheer hard work, sheer persistence. I think it's very inspiring. I think there is something which each of us can take from this conversation. And I would really like to thank Ajay that
he has shared very honestly all the challenges which he has faced and how he has overcome those. So thank you very much, Ajay. Thank you very much. Thank you for having me here.